मैरी शेली के फ्रैंकेनस्टाइन से लेकर ब्लेड रनर के रेप्लिकेंट्स तक, जीवन बनाने का विचार हमेशा से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। खुद की एकदम हूबहू नकल बनाने की संभावना रोमांचक और भयावह दोनों है। यही आकर्षण है मानव क्लोनिंग का। यह विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में गंभीर प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम किसी दिन अपनों को फिर से बना सकते हैं या विलुप्त प्रजातियों को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं? इसका जवाब हमारे सेल्स की जटिल दुनिया में छिपा है। मानव क्लोनिंग, आसान भाषा में कहें तो, एक इंसान की आनुवांशिक रूप से बिल्कुल एक जैसी कॉपी बनाना है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हम असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्तियों की नकल कर सकें या गंभीर बीमारियों को उलट सकें। अच्छाई और बुराई दोनों की यही क्षमता मानव क्लोनिंग को गहन बहस और अटकलों का विषय बनाती है। क्लोन शब्द सुनकर भले ही साइफाई मूवीज याद आ जाएं, लेकिन इसके पीछे की अवधारणा बेहद आसान है। असल में क्लोन एक ऐसा जीव होता है जो आनुवांशिक रूप से किसी दूसरे जीव के बिल्कुल समान होता है। इसका मतलब है कि इसमें वही डीएनए होता है जो जीवन का खाका होता है। डीएनए को एक विशाल पुस्तकालय की तरह समझो, जिसमें एक जीवित प्राणी के निर्माण और रखरखाव के सभी निर्देश होते हैं। हमारे शरीर की हर सेल में इन निर्देशों का एक पूरा सेट होता है। क्लोनिंग में एक जीव से यह आनुवंशिक खाका लिया जाता है और इसका उपयोग आनुवंशिक रूप से समान दूसरे जीव को बनाने के लिए किया जाता है। मानव क्लोनिंग को समझने के लिए हमें डीएनए और सेल्स की सूक्ष्म दुनिया में जाना होगा। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक लंबी मुड़ी हुई सीरही की तरह होता है। इस सीरही के हर पायदान में न्यूक्लियोटाइड्स नामक रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के जोड़े होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स एक खास क्रम में व्यवस्थित होकर आनुवंशिक कोड रखते हैं जो हमारी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, जैसे आंखों का रंग या कुछ बीमारियों का खतरा। सेल्स जीवन की मूल इकाइयां हैं। प्रत्येक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक ऐसा भाग जिसमें हमारा डीएनए होता है जो क्रोमोसोम्स नामक संरचनाओं में बड़े करीने से पैक होता है। मानव सेल्स में आमतौर पर क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, एक सेट जो माता पिता दोनों में से प्रत्येक से विरासत में मिलता है। यही आनुवंशिक विरासत हमें अद्वितीय बनाती है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या SCNT सबसे व्यापक रूप से पहचानी जाने वाली क्लोनिंग तकनीक है। इसमें सेल्स के बीच एक नाजुक प्रक्रिया होती है जिसकी परिणति एक नए जीवन के रूप में होती है। इस प्रक्रिया को एक सेल्यूलर अदला बदली के रूप में कल्पना करो। सबसे पहले वैज्ञानिक उस जीव से एक सोमैटिक सेल, शुक्राणु या अंडाणु सेल के अलावा कोई भी सेल लेते हैं जिसका क्लोन बनाना होता है। इस सेल में डोनर का पूरा आनुवांशिक खाका होता है। इसके बाद वे एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल लेते हैं और उसका न्यूक्लियस निकाल देते हैं जिसमें उसका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। फिर सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को सावधानीपूर्वक इन्यूक्लिएटेड एग सेल में डाल दिया जाता है। एग सेल, जिसमें अब डोनर का डीएनए होता है, को विभाजित होने और भ्रूण के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसे बाद में एक सरोगेट मां में प्रत्यारोपित किया जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरोगेट मां मूल डोनर के क्लोन को जन्म देती है। भाग 5, डॉली भेड़। क्लोनिंग के लिए एक बड़ी छलांग। डॉली द शीप, क्लोनिंग के लिए एक बड़ी छलांग। ख्यात में पूरी दुनिया ने डॉली के जन्म पर आश्चर्य जताया, जो एक फिन डॉर्सेट भेड़ थी जिसने एक वयस्क सोमैटिक सेल से क्लोन्ड होने वाले पहले स्तनधारी के रूप में इतिहास रचा। डॉली वर्षों के श्रमसाध्य शोध और कई असफल प्रयासों का परिणाम थी। उसके जन्म ने साबित कर दिया कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या SCNT का उपयोग करके एक वयस्क जानवर की आनुवंशिक रूप से समान कॉपी बनाना संभव है। डॉली की विरासत वैज्ञानिक जिज्ञासा के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक वैश्विक प्रतीक बन गई,
जिसने क्लोनिंग तकनीक के निहितार्थों के बारे में विस्मय और आशंका दोनों को जन्म दिया। उसके अस्तित्व ने गहन नैतिक प्रश्नों को जन्म दिया और मानव क्लोनिंग के संभावित लाभों और जोखिमों के बारे में बहसों को हवा दी। भाग 6, मानव क्लोनिंग का वादा और खतरा। मानव क्लोनिंग का वादा और खतरा। मानव क्लोनिंग की संभावना एक दोधारी तलवार है जो आकर्षक संभावनाएं और चुनौतियां दोनों पेश करती है। एक तरफ इसमें चिकित्सा में क्रांति लाने की क्षमता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हम प्रत्यारोपण के लिए अंग विकसित कर सकें, अंगदाताओं की आवश्यकता और अस्वीकृति के जोखिम को समाप्त कर सकें। दूसरी ओर मानव क्लोनिंग असंख्य नैतिक चिंताओं को जन्म देती है। एक क्लोन पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा यह जानकर कि वे किसी और की आनुवांशिक कॉपी हैं? क्या मानव क्लोनों को उनके अपने अधिकारों और स्वतंत्रता वाले व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा? ये सवाल लगातार गर्मागर्म बहसों को हवा देते रहते हैं। भाग 7, नैतिक दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता। नैतिक दुविधा से बाहर निकालने का रास्ता। मानव क्लोनिंग एक जटिल नैतिक बहस के केंद्र में है। विरोधियों का तर्क है कि केवल सहायक उद्देश्यों के लिए मानव जीवन का निर्माण करना नैतिक रूप से गलत है। वे शोषण की संभावना और डिजाइनर बेबीज की ओर खिसकने वाली ढलान के बारे में चिंता जताते हैं। समर्थकों का तर्क है कि जिम्मेदारी से उपयोग की जाने वाली मानव क्लोनिंग मानव पीड़ा को कम कर सकती है और मानव जीव विज्ञान की हमारी समझ को आगे बढ़ा सकती है। उनका तर्क है कि इस तकनीक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से वैज्ञानिक प्रगति रुकेगी और व्यक्तियों को प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने की स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। भाग 8, मानव क्लोनिंग का अलिखित भविष्य। मानव क्लोनिंग का अलिखित भविष्य। आज तक मानव क्लोनिंग नैतिक और तकनीकी चुनौतियों से भरी एक वैज्ञानिक सीमा बनी हुई है। जबकि सफल मानव क्लोनिंग के दावे किए गए हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है। मानव क्लोनिंग का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। क्या हम एक दिन पहले मानव क्लोन के जन्म को देखेंगे? क्या हम इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा में सफलताओं के लिए करेंगे या इसके नैतिक नुकसान के आगे घुटने टेक देंगे? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, मानव क्लोनिंग को लेकर बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम अपने ही जीव विज्ञान के रहस्यों को उजागर करते जाते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, जिसका मार्गदर्शन हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा और हमारे नैतिक दिशा निर्देश दोनों करते हैं।